अरे हटो, मुझे जाने दो। क्या झकास। हटो, सामने से जाने दो। कहाँ जा रही मेरी जान? अरे मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, गॉड, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं आप मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। दरअसल हुआ यूं कि उस दिन जब मैं स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदी तो अचानक पता नहीं वो गुंडे कहां से आ गए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। और सच कहूं तो उनकी बदतमीजी से मैं इतना डर गई थी कि आप कब और कहां से आए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पर जब घर पहुंची और उस हादसे के बारे में सोचने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे भूल हो गई है। आपने उन गुंडों से मुझे बचाया और मैंने आपका शुक्रिया अदा तक नहीं किया। ठीक है, तो अभी आप मेरा शुक्रिया अदा कर लीजिए, फिर मैं कहूंगा इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है।
मुसीबत में फंसी हुई किसी लड़की की इज्जत बचाना ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, फिर आप कहोगी आपने मुझे दिल से माफ कर दिया ना, लेकिन उसमें मेरी एक शर्त है। शर्त? आपको मेरे साथ कॉफी शॉप चलकर कम से कम 1 कप कॉफी जरूर पीनी पड़ेगी। और उसके लिए आप ना नहीं कहेंगी। तो 1 कप कॉफी हो जाए? चलिए। मेम साहब, आपका घर आ गया। मेरा घर तो वहाँ है जहाँ तुम रहते हो। ओहो विशु, उतर भी जाओ। ओफो जय, पता नहीं तुम कब मेरी बात को सीरियसली लोगे। बाय। बाय। विशु, अरे पापा, आप अभी तक सोए नहीं? कौन था वो? कौन? मैंने पूछा कौन था वो? जय। पापा, मैं जय के बारे में आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि तुम उससे प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो? पापा, जय एक अच्छा लड़का है। अच्छा, क्या करता है ये अच्छा लड़का? मैकेनिक है। मैकेनिक है। और तुम कौन हो? कौन हो तुम? जवाब दो। तुम इस शहर के मशहूर वकील सक्सेना की बेटी हो। देखो बेटी, अपने बाप की इज्जत सरेआम उछालकर उसे हमेशा के लिए शर्मिंदगी में जीने के लिए छोड़ देना तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? इसलिए बेटा, मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। वचन दो बेटा। नहीं पापा। शाबाश, शाबाश बेटे। मौसी, ये क्या है मौसी? है? क्या है? आंखें कमजोर हो गई है तेरी? पकोड़े हैं, चख ले। तुम्हें मालूम है मौसी, मुझे पकोड़े अच्छे नहीं लगते। माँ, अगर इसे पकोड़े पसंद नहीं तो दूसरा कुछ बना के दे दो ना। मेरे दिल का टुकड़ा है ये। देख दीनू, तूने इसे सर पे चढ़ा रखा है। दिन ब दिन इसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। बच्चा है माँ, बच्चे वैसे शरारती होते हैं ना। 6 फुट का जवान है ये, इसे बच्चा कहता है तू? तुम्हारी और भैया की नजर में तो बच्चा ही हूँ मौसी। क्यों भैया? वो तो ठीक है, पहले पकोड़े खा। माँ ने बड़े प्यार से बनाए, खा खा। चल। ये क्या मौसी, इसमें तो नमक बिल्कुल नहीं है। मैंने तो नमक डाला था। अच्छा, तू बेवकूफ बनाता है मुझे। अभी देखती हूँ तुझे। तू क्या हुआ माँ? अरे मौसी, मौसी, बैठो 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 बैठो। क्या हुआ मौसी? क्या हुआ? मौसी, मौसी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। तू मजाक कर रहा था? हाँ। ये मजाक कर रहा था। मौसी को मजाक करना नहीं आता है क्या? मैं भी मजाक कर रही थी।
निशु बोल रही हूँ। क्या मैं जय से बात कर सकती हूँ प्लीज? ए जय, तेरा फोन। हेलो। जय, जय मैं बहुत परेशान हूँ जय। क्या बात है विशु? तुम ठीक तो हो ना? नहीं जय, कल रात पापा ने हमें साथ देख लिया था। तो मैं आ जाऊं पापा से मिलने? नहीं जय, तुम मेरे पापा को नहीं जानते। उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती जय। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हेलो हेलो। हेलो हेलो। क्या क्या हुआ? फोन पे उसका बाप था यार। इसीलिए तेरे टायर में कील घुस गई और हवा फुस हो गई। अरे यार, ए दोस्त, जब प्यार किया तो डरना क्या? तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं, तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं। तू खो न जाए डरने लगे हैं, डरने लगे हैं। ओ माय लव, ओ माय लव, ओ माय लव, ओ माय लव। तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं, तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं। तू खो न जाए डरने लगे हैं, डरने लगे नहीं और कोई चाहत है मेरी, नहीं और कोई चाहत है मेरी। लिपटी रहूं बस बाहों में तेरी, तेरी ही पूजा हम करने लगे हैं, करने लगे हैं। तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं। तू खो न जाए डरने लगे हैं, डरने लगे दर्द जुदाई का उठाया है मैंने, दर्द जुदाई का उठाया है मैंने। खो कर के तुझको पाया है मैंने। नैना खुशी से झरने लगे हैं, झरने लगे हैं। तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं,
करने लगे हैं, करने लगे हैं। तुमसे ही प्यार हम करने लगे हैं, तू खो न जाए डरने लगे हैं, डरने लगे हैं। कहाँ गई थी? जैसे मिलने। मेरे लाख मना करने पर भी? पापा, मैं जैसे प्यार करती हूँ उससे मिलती हूँ और मिलती रहूंगी। Papa, I hate you, Papa. Papa, I hate you. देखा, देखा तुमने जानकी? इतनी सी थी जब तुम उसे मेरे पास अकेला छोड़कर चली गई। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? आज वो एक पराया उसके लिए अपना हो गया और मैं पराया हो गया। अब कैसे कैसे समझाऊं उसे? तुम ही बताओ जानकी, मैं क्या करूं? आइए सर। स्वागत है आपका। आइए। आप भी आए हैं? आइए सर। माननीय अध्यक्ष और जनबंधु पार्टी के मेरे बंधु जनों, आप सब लोग तो जानते ही ना कि मीटिंग किस वास्ते बुलाई गई है। तो भैया हमें यह बात बताने में बहुत खुशी होती है कि इलेक्शन आ गया है और हाई कमांड से यह आदेश आ चुका है कि इलेक्शन की तैयारी शुरू की जाए। और इसी वास्ते हाई कमांड से श्री द्वारकानाथ जी यहाँ पधारे हैं। अब इलेक्शन में तो ऐसा ना भैया, यह पहले वाली बात तो रही नहीं। अब जनता भी तो बहुत होशियार हो गई है ना, वो तो उम्मीदवार की कुंडली देख के ही उसे वोट देती है। तो इस बार हमें ऐसा उम्मीदवार चुनना है जो कि गरीबों का दुख दर्द समझ सके। जी आपका फोन। हेलो साहब जी, वो चर्चगेट और मरीन लाइन वाले भिखारी हफ्ता देने से मना कर रहे हैं। तो उनके पैर काट दो। साहब जी, उनके पाँव तो हमने पहले ही कटवा दिए हैं भीख मांगने के लिए। तो उनके हाथ काट दो, भीख ज्यादा मिलेगी। जी साहब जी। तो हम कह रहे थे कि गरीबों का दुख दर्द समझने वाला ही नहीं
बल्कि बेघरों को घर देने वाला भी हो। हेलो। साहब जी, वो माता झोपड़पट्टी के लोग झोपड़ियां खाली करने से मना कर रहे हैं। तो उनको आग लगा दो, अपने आप खाली हो जाएगी। और सुनो, दोबारा फोन नहीं करना। तो भैया हमें ये कहने में बहुत खुशी होती है कि हमने ऐसा उम्मीदवार चुन लिया है, श्री दादू भाई वाघमारे। हेलो। हाँ साहब जी, एक महिला आपसे मिलना चाहती है। कहती है म्युनिसिपालिटी में हो रही महिलाओं की भर्ती में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। क्या उम्र है उसकी? यही कोई 20-22 साल। अबे घनचक्कर, 20-22 साल की उम्र की महिला नहीं होती है, कन्या होती है। उसे ऑफिस में बिठा के रख, मीटिंग खत्म होते ही मैं पहुंचता हूँ। जी सर। समझा के नहीं? समझ गया साहब जी। अब श्री दादू भाई वाघमारे इन सभी गुणों से भरपूर हैं, और श्री दादू भाई तो गरीबों और लाचारों के मसीहा हैं। तो बोलो दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद। तो अध्यक्ष महोदय, फैसला हो गया। अब आप दादू भाई के नाम पर मोहर लगा ही दें। ठहरिए अध्यक्ष महोदय, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पे पहुंचने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। अब फैसला तो हो गया ना, अब कहने की क्या बात रही? कहने को बहुत कुछ बचा है। मुझे लगता है पार्टी उम्मीदवार का चयन इतनी जल्दबाजी में करना उचित नहीं होगा। आपको जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहिए। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी कृपा शंकर जी ने बताया कि अब इलेक्शन लड़ना आसान नहीं रहा, तो हमें जल्दबाजी से काम लेने के बजाय 10 बार सोच समझकर एक एक उम्मीदवार के बारे में फैसला लेना चाहिए। और कृपा शंकर जी ने यह भी बताया कि उम्मीदवार गरीबों का हमदर्द, बेसहारों का सहारा, मजबूर और लाचार स्त्रियों के हितों की रक्षा करने वाला हो। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे गुण हमारे दादू भाई में मौजूद हैं। तालियां। लगता है अपने अपोजिशन वाले भी मिलके खाना चाहते हैं। कि दादू भाई वाघमारे जी का गरीब, बेघर, अबला और मजबूर नारियों से खास लगाव है। ये गरीबों से रोज मिलते हैं, उनका खून चूस चूस कर हफ्ता वसूल करने के लिए। घर देना तो दूर, जिनके अपने घर होते हैं ये तो उन्हें भी बेघर कर देते हैं, उनकी झोपड़ी और झुग्गियों में आग लगाकर। मजबूर और लाचार नारियों के प्रति क्या बात है इनकी। उन्हें नौकरी देने के बहाने बुलाकर बड़ी बड़ी हस्तियों को सप्लाई करने का काम करते हैं। ये नौकरी दिलाने के बहाने बड़ी खूबसूरती से फायदा उठाते हैं। आज इनकी इज्जत जनता के बीच एक गुंडे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। छोड़िए मुझे, अगर आप पार्टी का भला चाहते हैं तो ऐसे गुंडों को टिकट मत दिलाइए। छोड़ दीजिए मुझे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब तो इलेक्शन आ ही गया है ना, अब पार्टी में ऐसी बातें तो चलती रहती हैं। अब अपनी इमेज साफ करने के लिए हर कोई दूसरे पर कीचड़ तो उछालता ही है। अब आप ही बताइए भैया, अगर दादू जी ऐसे होते तो क्या बार बार इलेक्शन जीत पाते? अब आप भी अपना काम कर ही डालिए और दादू जी के नाम पर मोहर लगा ही दीजिए। ठीक है, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ पे हाईकमान से मिलजुल के और सलाह मशवरा करके क्या डिसीजन होता है, जितनी जल्दी होगा हम आपको बता देंगे। अरे तेरी पॉलिटिक्स गई भाड़ में, बात करता है। ये सब तेरे ही कारण हुआ है कृपा शंकर। तेरे ही बहकावे में आकर मैंने ये मीटिंग रखी, और हुआ क्या? वो बाई मेरी घर में आके मेरे ही थोपड़े पर गोबर फेंक के चली गई और मैं हिलाते रह गया। उस वक्त मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मां कसम। अगर उस वक्त मेरे हाथ में मोबाइल की जगह रिवॉल्वर होता ना, तो अब तक उसकी तस्वीर दीवार पर लटकी होती। तो हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा? हम तो ये सोच के यहाँ मीटिंग बुलाए ताकि कोई अपना मुंह ना खोले। अब पता नहीं है देवी जी कौन ठर्रा लगाई थी, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई दादू भाई। क्या? ये देवी जी हम का बदनाम कर रही हैं, ये तो हम समझ रहे हैं, पर ये तरफदारी किसकी कर रही हैं, ये अभी तक हमारी खोपड़िया में नहीं आ रहा है ना। अरे बाप रे, अभी तक नहीं मालूम है? अरे मैंने तो सुना है कि बिहार के लोग माँ के पेट से पॉलिटिक्स सीख कर आते हैं, मगर तुम तो एकदम बुद्धू का बुद्धू निकला कृपा शंकर। शर्मा। जी साहब जी। साहब जी करता है।
पता करिए बाइक कृष्ण कन्हैया बनकर किस अर्जुन की सारथी बनने जा रही है। डॉक्टर दिनकर पांडे? हाँ, डॉक्टर दिनकर पांडे को पब्लिक भी बहुत चाहती है और ऐसे आदमी को पार्टी का उम्मीदवार बनाने से हमारी पार्टी को बहुत फायदा ही होगा। हाँ, देखिए, कोशिश करना हमारा काम है। हाँ, ठीक है, मैं पार्टी वर्कर्स को आज ही उनसे मिलने के लिए भेज देती हूँ। नमस्ते। किससे मिलना है? हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। आइए ना, अंदर आइए। जी। बैठिए ना, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ। जी। बैठिए। नमस्ते। नमस्ते जी। बैठिए। कहिए। डॉक्टर साहब, हम लोग जनबंधु पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खास तौर पर माया दीदी के कहने पर हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि इलेक्शन सर पे आ रहा है और माया दीदी चाहती हैं कि ये इलेक्शन आप हमारी पार्टी की तरफ से लड़ें। इलेक्शन? माफ कीजिए, और वैसे मैं राजनीति में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखता। हम आपके विचार से सहमत हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे देश की राजनीति इस कदर खस्ता हो गई है कि कोई भी बुद्धिजीवी इस तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। लेकिन आप जानते हैं इस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? यही बुद्धिजीवी और आप जैसे विद्वान और जिम्मेदार लोग, जो देश की राजनीति से दूर दूर भागते हैं और इसी बात का फायदा दादू वाघ मारे जैसे गुंडे भ्रष्टाचारी इस राजनीति में प्रवेश करते हैं और देश को खोखला करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आप पर किसी भी तरह का दबाव डालना नहीं चाहते। बस इतना चाहते हैं कि इस मुल्क को आप जैसे सच्चे और नेक इंसान की सख्त जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अब फैसला आपके हाथ में। देखिए, आप लोगों ने तो मेरी अंतरात्मा को ही झंझोड़ के रख दिया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। इत्मीनान से सोचिए डॉक्टर साहब। हम आशा करते हैं इस मुलाकात से कोई ना कोई अच्छा ही नतीजा सामने आएगा। अच्छा, नमस्ते। चलते हैं। शायद प्रभु की यही इच्छा होगी बेटा। टिकट मेरे सिवा किसी को नहीं मिल सकती है। टिकट मिली तो समझो जीत मेरी है। बैठो बैठो। हाँ बोल। नमस्ते दादू भाई, ये हमारे संगठन के नए सदस्य हैं। इलेक्शन के लिए चंदा लाए हैं। देखो भाई, जो भी लाओ फटाफट जमा कर दो। साहब जी को कुछ और लोगों से भी मिलना है। ये लीजिए, मेरी तरफ से 10 लाख रुपए। तेरा ही नाम प्रभाकर तावड़े है? डॉक्टर दिनकर पांडे। नमस्ते। कैसे हो हरिया? ठीक हो साहब, आइए। अब कैसी तबीयत है चाची? अभी ठीक है बेटा, थोड़ा सा। पेट का दर्द कम हुआ या नहीं? हाँ, कम हो गया। सच कहूं डॉक्टर साहब, हमारी चाची को दवाई से ज्यादा आपके दर्शन की जरूरत है। जहां आपका दर्शन हुआ, हमारी चाची का दर्द गायब। फिर भी समय समय पर दवा पानी चेक करो। और ये 200 रुपया लो। और बाकी की दवा जो मैंने लिख दी थी
उसे ले आना। डॉक्टर साहब, हम आपका उपकार कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे मंगल, ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, शराब के नशे में मैंने ना जाने क्या क्या बुरा भला कह दिया आपको। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। देखो मंगल, शराब के नशे में तुमने मुझे भला बुरा कहा, इस बात का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन शराब के नशे में तुमने अपने बीवी पे हाथ उठाया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मंगल, शराब घर परिवार को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। हो सके तो इसे दूर रहने की कोशिश करो। डॉक्टर साहब, भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने तो हम सब लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आपके कहने के मुताबिक हम सब ने मिलके देखिए बस्ती को कैसे साफ सुथरा कर दिया है ना। ये तो अच्छा ही हुआ। बीमारी से दूर रहने का इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता है? बीमारी की जड़ तो गंदगी होती है। हम सब गंदगी फैलाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और हमारी मेहनत की कमाई में से आधी से ज्यादा कमाई हम इलाज पे खर्च करते हैं। इसलिए हमारे आसपास का इलाका साफ सुथरा होना बहुत जरूरी होता है। इससे बीमारियां दूर रह जाती है और उस बीमारी के इलाज पे होने वाला खर्च भी बच जाता है। चलो, ये तो खुशी की बात है कि आप लोगों ने सही दिशा में कदम उठाया है। अब आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक खुशखबरी है। अदालत ने हमारी अपील मंजूर करके फैसला भी हमारे पक्ष में किया है। अब आपके घर कोई भी तोड़ दे सकेगा और ना ही तो आपको यहाँ से कोई हटा सकेगा। पानी के नए कनेक्शन भी बहुत जल्द लग जाएंगे। आप महान है डॉक्टर साहब, महान है। पता है आपने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। हरिया, तुम लोगों के चेहरे पर ये जो खुशी देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद होता है। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, ये खुशी बरकरार रखने के लिए अगर कभी भी मुझे मेरे प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। अच्छा, नमस्ते, चलो। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद रूसी राष्ट्रपति की प्रस्तावित भारत यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चर्चा का विषय बनी रही। रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करके आतंकवाद फैलाना निंदनीय है। इधर एक महत्वपूर्ण घटना में विधानसभा की एक रिक्त सीट के लिए जनबंधु पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जनबंधु पार्टी के प्रवक्ता ने आज हमारे संवाददाता को बताया कि इस रिक्त सीट के लिए शहर के एक समाज सेवक और नामचीन डॉक्टर दिनकर पांडे को टिकट दी गई है। Oh my God. जय, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। क्या हुआ मौसी? एक आदमी आया था, तेरे भैया को बुला कर ले गया, लेकिन शक्ल सूरत से अच्छा नहीं लग रहा था। देख मैं तो डर गई हूँ, दिनकर को कुछ हो गया तो। तू डर मत मौसी, मैं अभी देखता हूँ भैया को। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। इसकी हालत काफी गंभीर है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा।
आइए जरा हाथ लगाइए। हाँ चलो हाँ चलो भाई चलो ले चलो। भैया छोड़ दो मेरे भैया को। भैया 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 बता बता किसने भेजा तुझे? बता किसने भेजा तुम लोगों को? बता 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 कुत्ते, बता किसने भेजा तुम लोगों को? ए, रुक जाओ। भैया 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 बताओ कौन थे वो लोग? भैया बताओ कौन थे वो लोग? भैया 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 मारे भैया। आओ खान साहब आओ। देखो कितनी बेसब्री से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ होगा क्यों नहीं। खान जो बैठा तुम लोगों की जूती साफ करने के लिए। क्या बात है खान साहब, आज आपके तेवर कुछ। मैं पूछता हूँ डॉक्टर की हत्या करने की क्या जरूरत थी? लो जनाब फरमा रहे हैं कि उस सांप का सर कुचलने की क्या जरूरत थी? तो डसने देता। फुस। सांप का जहर उसके दांतों में होता है, बदन में नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप जो भी कहना है साफ साफ कह डालिए ना। आज का अखबार पढ़ा है तुमने? डॉक्टर दिनकर पांडे की हत्या की खबर सब अखबारों ने सुर्खियों में छापी है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये अखबार वाले किसी की बीवी किसी रिक्शा वाले के साथ भाग गई ना तो उसे भी सुर्खियों में छाप देते हैं। डॉक्टर दिनकर पांडे कोई मामूली आदमी नहीं था। वो जहर तमाम जनता के गले का हार बन चुका था। और जिस गर्मजोशी से अखबारों ने इस खबर को उछाला है ना, उतनी ही गर्मजोशी से इस केस की तहकीकात भी होगी। तहकीकात? तो तेरे को यहाँ किस लिए पाल रखा है? यहाँ के मुफ्त की विलायती दारू और बोटी तोड़ने के लिए? यानी आपने मुझे अपने टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता समझ रखा है? टुकड़ों पर पलने वाला नहीं, हमारी हिफाजत करने वाला। हिफाजत करने वाले कुत्ते के भी दांत होते हैं। हाँ लेकिन अपने मालिक को काटने के लिए नहीं होते। और जो कुत्ता काटता है वो पागल हो जाता है। पता नहीं किस रिश्वतखोर मंत्री ने इसे पुलिस फोर्स में भर्ती करवा दिया। हवलदार बनने के काबिल नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। दादू भाई लगता है आप ही का कोई बड़ा भाई होगा। खान साहब मेरी बात तो सुनिए खान साहब। बुरा क्यों मानते हैं? देखिए साहब जी के दिमाग का संतुलन फिलहाल ठीक नहीं है। उनकी बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है कि पार्टी का टिकट उनके हाथों से निकल गया ना, तो इसलिए थोड़ा बुखलाहट से गए हैं, इसलिए पागलों जैसा बर्ताव करते हैं। वो उस डॉक्टर की हत्या उसी पागलपन का नतीजा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
आदमी के सर पर जब मौत मंडाने लगती है ना, तो ऐसे पागलपन के झटके लगते हैं। ये तो चलता है खान साहब। अच्छा, आप मुझे वो सारी बातें बता दें जो आप साहब जी को बताने वाले थे, ताकि मैं उनको कुछ समझा सकूं। ठीक है, तो अपने साहब जी से कह देना कि कल से खान नहीं, उसका बाप आ रहा है थाने का इंचार्ज बनकर। साहब जी का बाप? लेकिन साहब जी के बाप को तो मरे हुए काफी अरसा हो गया। तो दूसरा बाप? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। लगता है साहब जी के दो बाप हैं। लेकिन थाने में दूसरा बाप कौन आ रहा होगा? इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इंस्पेक्टर साहब, दामोन्ना ने दिन दहाड़े सबके सामने मेरे गहनों की दुकान लूट ली। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। क्या कहा तुमने? दामोन्ना ने तुम्हारी दुकान लूट ली? हाँ साहब, मेरी जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में लूट के ले गया साहब। आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए साहब। गिरफ्तार कर लो अन्ना को। तुम क्या कमिश्नर हो जो तुमने कहा और अन्ना गिरफ्तार हो गया? अन्ना के खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? सेठ जी, पुलिस को सबूत चाहिए, सबूत। जाओ पहले अन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, फिर मेरे पास आना, समझे? सबूत इकट्ठा करना पुलिस वालों का काम होता है इंस्पेक्टर। सर आप? अगर जनता हम पुलिस वालों का काम करने लगे तो हमें सरकार से तनख्वाह लेने का कोई अधिकार नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ये तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। दरअसल सर आप अन्ना को तो जानते ही हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म का गुंडा है सर। जो भी उसके खिलाफ जाने की जरूरत करता है उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाता है सर। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सर। बेइज्जती जो तुम कर रहे हो इंस्पेक्टर अपनी वर्दी की, कानून का रक्षक होते हुए भी जिस गुंडे को आज तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए उसकी तुम आज तारीफ कर रहे हो। सर आपसे क्या छुपा है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वर्दी को पाने के लिए कितनी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है सर। वाह इंस्पेक्टर वाह, अच्छा धंधा खोल रखा है तुमने सरकारी वर्दी का। आज तक मजबूर होकर पेट के लिए तन का धंधा करने वाले को तो देखा था, लेकिन दौलत के लालच में अंधे होकर सरकारी वर्दी को धंधे पर बिठाने वाले को पहली बार देख रहा हूं। लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जिस वर्दी को तुमने धंधे पर बिठाया उस वर्दी की मैं पूजा करता हूं, समझे? हवलदार गाड़ी निकालो। कमाल है, सरकार भी कैसे कैसे लोगों को पुलिस फोर्स में भर्ती कर लेती है। साला हरामखोर, कल तक एक मामूली जेब कतरा था, आज शहर का डॉन बनने के सपने देख रहा है। हाँ? इंस्पेक्टर! अबे जानता है ये क्या है? डंडा, सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाले पुलिस वाले का डंडा। ये यहाँ से गया है ना तो कहाँ से निकल आएगा ये अच्छी तरह जानता है तू। आंखें दिखाता है,
कानून को आंखें दिखाता साला, आंखें दिखाता। इंस्पेक्टर, वर्दी का रोप किसको दिखाता है? ऐसी कितनी वर्दियां मेरे घर के सामने सुबह शाम पानी भरती है, झाड़ू मारती है, और तेरे को वर्दी का इतना ही गुरूर है तो मेरे को आजाद कर। और फिर देख, ऐसी वर्दी को तो मेरी वर्दी पे दाग लगाने से पहले तेरी अंदर की गंदी नालियों में पैदा हुई गलत फहमियों को दूर कर दूंगा। Get up! Get up! लीजिए, आप अपनी कार्रवाई पूरी कर दीजिए। इस हरामखोर के कितने बाप हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जस्ट मिनट इंस्पेक्टर, दामोदर के बाप गिनने की नौबत नहीं आएगी आपको। मैं चंद्रकांत पांड्या दामोदर की जमानत लेने आया हूं। ये रहे जमानत के कागजात, आप इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। हवालदार जी साहब। दामोदर को छोड़ दो। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम को यूं ही रिहा कर रहे हैं? मैं लुट जाऊंगा सर, बर्बाद हो जाऊंगा। आई एम सॉरी सेठ जी, कोर्ट ऑर्डर के आगे मैं क्या कर सकता हूं? अब तू सही बोला इंस्पेक्टर, तेरा घाव मैं याद रखूंगा और जाते जाते एक नसीहत देकर जाऊंगा। तालाब के मछुआरे सागर के मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कभी नहीं करते, तू भी मत करना, वरना तेरा मैं वो हशर करूंगा कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट कांप उठेगा। गेट आउट, गेट आउट यू। आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत करके मुझे जिताया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बधाई हो एमएलए साहब। बधाई। अब आप एमएलए बन गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। जरूर करेगा, लेकिन आप इस बार एमएलए बने हैं, कल को आप चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, तो आप इस देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा सोचते हैं? हम लोग सिर्फ अच्छा सोचते हैं, बुरा कभी सोचा ही नहीं है। आज तक हमने अच्छा ही किया है, और आज जो हमारी जीत हुई है वो सत्य की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद। तू नेता नहीं, नेता के नाम पे कलंक है। बाहर आ। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा जो इतनी बेरहमी से तुमने उसे मार डाला? रामू, श्यामू, कहाँ हो सब? पकड़ लो इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो जय, मौसी का इस तरह तुम्हें रोकना अपनी जगह पर शायद ठीक ही है। तीनों भैया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर मौसी का टूट जाना स्वाभाविक है। और फिर
अब तुम्हारे अलावा उनका इस दुनिया में है ही कौन। देखो जय, तुम पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर जो ज्वालामुखी दहक रही है वो फटकर बाहर आ जाए। अब जो कुछ भी करना है कानून को ही करने दो जय। भाई इंस्पेक्टर मिलने को आया। हाँ नहीं दे। दादू भाई बोल। मैं आपसे दिनकर पांडे की हत्या के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आया हूं। दिनकर पांडे? जी हाँ, दिनकर पांडे बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। लोग उसे बहुत चाहते थे, समाज सेवक भी था, गरीबों की बहुत मदद करता था। जिंदा होता ना तो जरूर एमएलए बन जाता। और कुछ पूछना है तेरे को? हाँ दादू भाई, पूछना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस को शक है कि दिनकर पांडे की हत्या में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का आपका हाथ जरूर है, और आप बहुत जल्द पुलिस के घेरे में आने वाले हैं। तू मेरे को जानता है मैं कौन हूं? मेरा नाम दादू वाघमारे है। तू सोचता होगा मैंने जिंदगी में बहुत वाघ मारे, लेकिन आज शपथ सांगतो है एक भी वाघ मैंने नहीं मारा, एक भी वाघ नहीं मारा। लेकिन हाँ, जिसने भी मेरे दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की उसका अंजाम क्या होता है वो मैं तो क्या, ऊपर बैठा परमात्मा भी नहीं जानता। समझा क्या? मेरा नाम जानता है तू? मेरा नाम है जनार्दन पुजारी। शायद तू सोचता होगा मैंने जिंदगी में बहुत पूजा पाठ की होगी, लेकिन नहीं, मैंने तो जिंदगी में एक भी पूजा पाठ नहीं की। लेकिन हाँ, इस देश के कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले का मैं क्या हाल करता हूं? हाँ, हवन करता हूं। शायद तू ये नहीं जानता, दादू भाई वाघमारे, अगर मैं चाहूं तो तुझे इसी वक्त घसीटकर हवालात में बंद कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुझे गिरफ्तार करने नहीं आया हूं। मैं तो तेरे गले का माप लेने आया हूं ताकि तुझे फांसी पर चढ़ा सकूं। मैं तुझे डॉक्टर दिनकर पांडे का खून इतनी आसानी से हजम करने नहीं दूंगा। चल। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, इसको पुलिस में किसने भर्ती किया? इसको अंडरवर्ल्ड में रहना मांगता था, बहुत बड़ा डॉन बनता, मेरे से भी बड़ा डॉन बनता। मेरे को लाफा मार के गया, इसकी हिम्मत तो देखो। हेलो, हाँ जी, शर्मा बोल रहा हूं, मंत्री जी से बात करनी है। साहब जी बात कीजिए। जरा छोटे मंत्री से बात कर लूं। हाँ छोटे मंत्री जी। हेलो, मैं दादू वाघमारे बोलता है। हाँ दादू बोलो। अरे अब बोलने को रह क्या गया है? ये बोलने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम है। दिनकर पांडे का केस तो बहुत गर्म होता जा रहा है। अरे इसीलिए तो फोन किया है। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आप छोटे मंत्री कम, दूध वाले भैया ज्यादा लगते हैं। अरे क्या है, आप लोग खाकी वर्दी वालों को इतना पावर देकर रखे कि वो इसी पावर से मेरी बत्तियां जला रहे। एक खाकी वर्दी वाला आया था, मेरी गर्दन का नाप लेके गया है। इससे पहले कि उसके हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे, उसका आप कहीं ट्रांसफर करवा दो। तुम तो जानते हो दादू की इंस्पेक्टर जनार्दन पुजारी कोई मामूली हवलदार नहीं है जिसे जब चाहे हटा दिया जाए। उसका नाम पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं, जनता के दिलों पर भी लिखा है। हेलो हेलो हेलो,
कट कर दिया। छोटे मंत्री को छोड़ बड़े मंत्री को लगा। बुर्ले साहब, मामला कुछ ज्यादा उलझता जा रहा है। हेलो, एक मिनट साहब। बड़े मंत्री साहब, दादू वाघमारे बोलता है। हाँ देखो दादू, मंत्री जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम इस मामले को जरा ठंडा हो जाने दो। अरे ये मामला ठंडा होते होते मेरी अर्थी की राख भी ठंडी हो जाएगी। मैंने छोटे मंत्री से सिर्फ खाकी वर्दी वाले का ट्रांसफर बोला है, अक्खा हिमालय महाराष्ट्र में लाने के लिए नहीं बोला है। देखो दादू, बात को समझा करो। इलेक्शन सर पर है, आखिर मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं। समझ गया, मैं सब समझ गया। कल तक दादू वाघमारे तुम्हारा मसीहा था, अब पूरा करकट हो गया, कचरा हो गया। हेलो हेलो, ये भी कट कर दिया। बुर्ले साहब, ये भी कट कर दिया। एक एक कुत्ते लोग हैं ये लोग। ऐसे टाइम पर हमारा साथ नहीं देते जब हमारी मुसीबत का टाइम आया, और माल खाने के लिए बहुत आगे आगे आ जाते हैं। हीरो, देख जरा स्कूटर बंद है। क्या है भाई? अरे तू दादू वाघमारे। दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद। मैं दादू भाई वाघमारे ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि ठहरिए। Go ahead. You are under arrest. बहुत भारी पड़ेगा इंस्पेक्टर। आप लोग घबराइए मत, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी साजिश है। मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं, मेरा इंतजार करते रहना। बहुत बुरा हुआ दादू वाघमारे, बहुत बुरा हुआ। दादू वाघमारे लाकअप में, आज तक कोई मेरे को लाकअप में नहीं पहुंचा सका। 1-2 टके का इंस्पेक्टर जनार्दन मेरे को लाकअप में पहुंचा दिया। कितना बड़ा पहाड़ टूटा है मुझ पर, मेरी तो इज्जत का फजीता हो गया, मैं तो कहीं का नहीं रह गया। साला 10-10 वकील रखा हूं, 10-10 वकील रखा हूं, लेकिन एक भी वकील काम का नहीं है। कोई मेरी जमानत लेके नहीं आ रहा है। कहां मर गए काले कोट वाले सब, किधर मर गए सब? दादू भाई, हाँ, आपकी जमानत हो चुकी है, आप बाहर चलिए। क्या बोलता है? हाँ जी, एकदम सही बात है। हाँ साहब। अगर गलत हुआ तो तेरी जिंदगी की जमानत जब्त करवा दूंगा। चल। जी साहब। किधर है वो जनार्दन?
शाबाश इंस्पेक्टर जनार्दन, शाबाश। सुना है आज तक तेरी बक्र दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसकी चड्डी गीली हो जाती है, लेकिन गलत, मेरी चड्डी गीली नहीं हुई है, हाँ पीली जरूर हुई है। तूने मेरी चड्डी का रंग बदल दिया, मैंने तेरी वर्दी का रंग नहीं बदला। तो ये दादू भाई नामर्द बनना पसंद करेगा, नवाबजादे। नामर्द तो तुझे कानून बनाएगा। शुक्र कर तेरी चड्डी का रंग पीला हुआ है, वक्त आने पर लाल भी बन जाएगा। अदालत ने सिर्फ तेरी जमानत मंजूर की है, जुर्म से बरी नहीं किया तुझे। वक्त आने पर कानून तुझे तेरे जुर्म की सजा जरूर देगा। दादू भाई बहुत पछताएगा इंस्पेक्टर, तू बहुत पछताएगा। बॉय बोलता है दादू वाघमारे से पंगा लिया है, जिंदगी से हाथ पैर मुंह सर सब धो लेगा। कहानी सुनाओ। कहानी सुनने के बाद चुपचाप सो जाओगे? हाँ। अच्छा, एक था राजा। मुझे राजा वाली ना सुने, कोई और सुनाओ। दूसरी सुननी है? एक गांव था। गांव के बाहर एक काली शक्ल वाला दुष्ट राक्षस रहता था, और वो पता है क्या करता था? जो बच्चे रात को देर तक जागते थे ना, उन्हें उठाकर ले जाता था। मम्मी दरवाजा मत खोलना। अरे बेटा, पापा आए होंगे। नहीं, वो राक्षस आया होएगा, मुझे उठा के ले जाएगा। चल डरपोक कहीं का, उठ, अभी आई। क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन हो तुम लोग? दामू अन्ना। गांव के बच्चे अपने बाप को अन्ना कहते हैं, और मुंबई के सारे गुंडे मवाली मुझे प्यार से दामू अन्ना कहते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी। ये मुन्ना तेरा है? हाँ। बहुत प्यारा है, प्यारा बच्चा है। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। आज की रात ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। छोड़ दो मेरे को, नहीं, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। कल सुबह तक उसको उसकी मम्मी की याद नहीं आएगी। चलो। हेलो इंस्पेक्टर, वो शायद मेरा नाम जानता है, दादू वाघमारे। तू सोचता होगा मैंने जिंदगी में बहुत वाघ मारे, लेकिन माँ कसम मैंने आज तक एक भी वाघ नहीं मारा। लेकिन हाँ, जिसने मेरे साथ पंगा लिया मैंने उसको तड़पा तड़पा के मारा। फाड़ 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 फाड़। हाँ? तूने मेरी चड्डी का रंग बदल दिया। मैंने भी अपना वादा पूरा किया, तेरे जिगर के टुकड़े किए, मतलब तेरे मासूम बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसकी माँ अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े देखकर रो रो कर
तड़प तड़प कर मर गई। माँ कसम मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। जय, दादू वाघमारी जैसे शैतान से लड़ना दिन ब दिन मुश्किल लग रहा है। जिस आसानी से उसने जनार्दन पुजारी जैसे पुलिस ऑफिसर को बम से उड़ाकर अपना रास्ता साफ कर लिया हो, इससे उसके ताकत का अंदाजा लग जाता है। जय, मुझे अब तो डर लगने लगा है। इंस्पेक्टर जनार्दन पुजारी की मौत के बाद कहीं दादू का दूसरा निशाना तुम ना हो, क्योंकि तुम्हारी गवाही दादू को फांसी के फंदे पर लटका सकती है। जय दोस्त, मेरी बात मानो तो दादू के खिलाफ दिया हुआ बयान तुम वापस ले लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जिसे मेरी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया, वो मेरा भाई था, भाई। एक पुलिस ऑफिसर को बम से उड़ाकर वो समझता है कि वो फांसी के फंदे से बच जाएगा, तो ये उसकी भूल है। मैं अपने भैया के हत्यारे को फांसी दिलवाने के लिए एक बार नहीं 100 बार गवाही दूंगा, समझे? जय सुनो तो, लगता है ये भी फोकट में मारा जाएगा। हेलो हेलो वकील साहब। हाँ बोलिए शर्मा जी। उस गवाह का कुछ नाम पता मालूम हुआ? नाम पता है क्या वकील साहब, पूरी कुंडली भेजी है खान साहब ने। मैंने तो उसकी तस्वीरें भी भिजवाई है आपके पास। जस्ट होल्ड ऑन। शर्मा जी, तुम्हें पूरा यकीन है कि यह वही लड़का है? जी हुजूर, नाम जयदेव, मैकेनिक है, किसी गैरेज में काम करता है। और सबसे अहम बात तो यह है वकील साहब कि डॉक्टर दिनकर पांडे जिसकी हत्या हुई, ये लड़का उसी का भाई है। क्या? जी हाँ, अब तो इसे भी टपकाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं रहा। नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना, केस और उलझ सकता है। और वैसे भी जब तक मेरी बेटी के दिल में उसके प्रति नफरत पैदा नहीं होती, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दादू भाई से कहना कि अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। हेलो लिली। ओ वकील साहब, आप कहिए, अब किसके खिलाफ गवाही देनी है? इस बार तुम्हें गवाही नहीं देनी है, बल्कि किसी से प्यार करना है। भला मुझसे कौन प्यार करेगा? तुमसे कोई प्यार करे या ना करे, लेकिन तुम्हें किसी के साथ प्यार का नाटक करना है। प्यार का नाटक? अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे भाई का केस मेरे टेबल पर आ चुका है और चंद ही दिनों में उसकी मौत और जिंदगी का फैसला होना है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस अपनी मेज खोलनी होगी, एक तस्वीर उठानी होगी और बाकी तुम खुद ब खुद समझ जाओगी।
मुझे क्यों तू प्यार नहीं करता है मुझे करने का इरादा कर ले तू प्यार नहीं करता है मुझे करने का इरादा कर ले गर आज नहीं करनी है मोहब्बत कल का वादा कर ले 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 तू प्यार नहीं करता है मुझे तुम गुस्से में और भी अच्छा लगता है दिल जानी हे तू गुस्से में और भी अच्छा लगता है दिल जानी जितना चाहे सता ले मुझको मैं हूँ तेरी दीवानी तू आँख से इस दिल में मेरे कुछ और ज्यादा कर ले 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 तू प्यार नहीं करता है मुझे करने का इरादा कर ले गर आज नहीं करनी है मोहब्बत कल का वादा कर ले 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 तू प्यार नहीं करता है मुझे तू जैसा है बस मेरा है मान भी जा बेदर्दी हो तू जैसा है बस मेरा है मान भी जा बेदर्दी चाह के मौसम फिर उठा है तूने तो हद कर दी ऐ मेरे सनम सदके में तेरे तू प्यार का वादा कर ले 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 हाँ 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 कर ले कर ले जय
सुना मैंने क्या कहा? मुझे तुमसे नफरत है और आज के बाद अपनी ये गंदी सूरत मुझे कभी मत दिखाना, समझे? अरे जय, ये आज क्या हो गया इसको? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है इसकी नाराजगी की वजह क्या है। हेलो, लो। हेलो गुलशन, मेरी बात गौर से सुनो। लिली ने अपना काम कर दिया, अब लिली का काम तमाम करने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जा रही है। लिली का काम तमाम होते ही दादू भाई की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सब काम ठीक है वकील साहब, दादू भाई से कहना उनका काम हो जाएगा। ये दे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? घर की रोटियां तो बहुत खा चुका तू, चल अब जेल की रोटी खा। लेकिन मेरे बेटे ने क्या किया है? खून किया है इसने। खून? हाँ खून। नहीं, इसने लिली नाम की एक लड़की का खून किया है। ये झूठ बोल रहा है मौसी। ये झूठ नहीं, हकीकत है। इसने खून किया है। नहीं, ये खून ही है। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। हर माँ अपने बेटे को लायक समझती है, लेकिन ये तो बहुत ही नालायक है, कमजोर और कमीना इंसान है। इसने लिली के साथ प्यार का नाटक किया, उसके साथ अय्याशी की और फिर उसके बाद उसका खून कर दिया। ए इंस्पेक्टर, तू क्या बकता है? अरे हट! मौसी! पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। मारो मारो साले को, ले चलो घसीट के, ले चलो इसे। अब तो बोल दे कि खून तूने किया है। मैंने खून नहीं किया है। क्या तूने नहीं किया है? खून तूने किया है? मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर।
मैं कहता हूं तूने किया है, बोल हाँ कि तूने किया है। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? बोल हाँ। मैं निर्दोष हूँ इंस्पेक्टर। तू ही दोषी है। तूने ही लिली का खून किया है। मैं जानता हूँ। ये बात कबूल करनी पड़ेगी, तुझे कहना ही पड़ेगा कि तूने ही लिली का खून किया है और यही सच है। नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? मारो साले को। नहीं। मैं भी देखता हूं कि तू कब तक हाँ नहीं बोलता। ये जुर्म तो मैं तुझसे कबूल करवा के ही रहूंगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मरहूम मिस लिली डिसूजा त्रिवेंद्रम से आई एक सीधी सादी लड़की थी और एक दिन अचानक उसकी मुलाकात मुलजिम जयदेव वर्मा से हो गई और पहली ही मुलाकात में वो मुलजिम को अपना दिल दे बैठी। लिली की जवानी, खूबसूरती और भोलेपन का इस हवस के पुजारी ने भरपूर फायदा उठाया और फिर वही हुआ योर ऑनर जो होना था। कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा दिया। मुजरिम जयदेव वर्मा का पाप लिली के पेट में पलने लगा और जब लिली ने मुजरिम को यह बात बताई तो इसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। इसे समाज का ध्यान आने लगा, अपनी इज्जत की चिंता होने लगी। इसने बच्चा गिराने के लिए कई बार लिली से जोर जबरदस्ती की, लेकिन लिली ने साफ इनकार कर दिया तो इसका माथा ठनका और एक भयानक षड्यंत्र का जन्म हुआ। योर ऑनर, मुलजिम ने मिस लिली को अपने षड्यंत्र का शिकार बना डाला। छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। मुलजिम ने एक नहीं योर ऑनर, दो हत्याएं की हैं, मिस लिली और उसके बच्चे की। ऐसे खतरनाक मुलजिम को जीने का कोई अधिकार नहीं है योर ऑनर। इसीलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस दरिंदे को एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। सजाए मौत। सजाए मौत। ऑर्डर ऑर्डर। That's all your honor. गवाहों को अदालत में पेश किया जाए। योर ऑनर, अदालत में पेश किए गए तमाम सबूत, वो चंद तस्वीरें, गवाहों के बयानात और पुलिस तहकीकात की रिपोर्ट, अगर इन सब पर गौर किया जाए तो ये केस आईने की तरह साफ हो जाता है। डिफेंस लॉयर, आप कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, अब मैं डिफेंस की ओर से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस अदालत से विनती करना चाहता हूं, मेरे मुवक्किल की नादानी और उसकी उम्र के लिहाज से कम उसको सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूतों, गवाहों के बयानात और वकील जिरह से यह साबित हो गया है कि मुलजिम जयदेव वर्मा वल्द राकेश वर्मा ने ही लिली का खून किया है। इसलिए भारतीय दंड विधान की ये अदालत मुजरिम जयदेव वर्मा को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। Until his death, he should be hanged.
अरे कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम साहब, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मुझसे? यहाँ? अपने पापों का बोझ हल्का करने के लिए मंदिर से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है मैम साहब? क्या मतलब? मैं जय के बारे में कहने आया हूँ। जय? हाँ। देखो कृष्णा, मैं जय के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, प्लीज। वो बेकसूर है मैम साहब। उस बेचारे को तो इस षड्यंत्र में फंसाया गया है। आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि इस षड्यंत्र के रचयिता आपके पापा खुद है। मेरे पापा? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भला मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? मैम साहब, वो नहीं चाहते हैं कि मामूली सा मैकेनिक उनके घर का दामाद बन जाए, इसलिए उन्होंने लिली के मदद से जय के प्रति आपके दिल में नफरत की भावना पैदा कर दी, और ये काम होते ही लिली को खत्म करवा दिया और इसका इल्जाम जय के सर पर मंडवा दिया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत और गवाह तो मैं खुद हूं मैम साहब। आपके पापा ने जय के खिलाफ गवाही देने के लिए हमें मजबूर कर दिया। तेरी गर्दन मैं काटूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा। जल्दी दे भाई, जल्दी करना। उसको क्यों दे रहा है? थोड़ी सी दाल इसमें डाल। चल जा। मम्मी,
विशाखा दीदी आई हैं। अरे विशाखा तू, अरे बेटी कम से कम फोन तो कर देती। अरे रे रे रो मत, बम्बई में सब ठीक ठाक तो है ना बेटी? अरे क्या हुआ? ओफो मम्मी, अब क्या यहीं खड़े खड़े इनका पंचनामा करोगी? आओ बेटी आओ। छोड़ दे
ये रहा गुलाम। अबे क्या होगा तुझे, ये बादशाह है। अरे बादशाह? हाँ। अरे गुलाम गुलाम नहीं का और क्या? बादशाह कैसे हो गया यार? अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो गया? यार क्या बताऊं तुझे, मैं तुझे आज अपनी दिल की बात बताता हूँ। मुझे अंदर से डर सा लगने लगा है, घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। डर? हाँ। कैसा डर? मुझे ऐसा लगता है कि कोई मौत का साया मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई मुझे मारने वाला है, कहीं मैं मर ना जाऊं। अब तू ही सोचना, मैंने इतनी दौलत, इतनी कड़ी मेहनत से कमाई है और ऐसी कमाई को ऐसी जगह छुपाया है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। और अगर मैं कहीं मर जाऊं तो मेरी कमाई हुई दौलत का क्या होगा यार? अबे नाटकबाज, अपनी हराम की दौलत को मेहनत की कमाई बोलता है? हाँ? साले नाटक करता है। चल ताशा, उठा उठा उठा, चल ले, उठा उठा। अरे ताश का खाक खेलूंगा। देख दरवाजा, देख दरवाजा में खटखटा रहा है। जा तू जाके देख, मौत का साया तो नहीं है? अरे तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अबे जाना, खोलना, कुछ नहीं होगा। अबे जाना। अरे जा रहा हूँ। कहाँ यार, तू मौत के सामने भेज रहा है मुझे यार। जा रहा हूँ भाई। कौन है? हाँ? कोई दिख नहीं रहा यार, कोई दिख ही नहीं रहा यार। खोलना। खोलता हूँ। कहाँ है भाई? डांडेकर कहाँ चला गया? ए डांडेकर! साइकिल मर तो नहीं गया? ए डांडेकर! छोड़! दांडेकर, युवा, हेलो दादू भाई, अपने वफादार कुत्तों की चिता को आग नहीं लगाओगे? कौन बोलता है? मैं वादा करता हूँ, तेरे वफादार कुत्तों की चिता ठंडी होने से पहले मैं तेरी चिता जला दूंगा। मैं तेरे को पहचान लिया है, मेरा नाम जानता है ना तू? दादू वाघमारे मेरा नाम है। मेरे 2-4 आदमियों को मार के तू अपने आप को 30 मार खान समझता है? हिम्मत है तो बाहर आ बाहर। किधर है तू? तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक बाटला दारू पी के 4-4 मुर्गा खाते हो। जाओ चारों तरफ से घेर लो।
Yeah!